नमस्कार दोस्तों, इंडिया में कोविड 19 की तीसरी वेव का एक बड़ा ही जोरदार असर हुआ है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से केसेस इतनी तेजी से ऊपर जा रहे हैं, जितनी तेजी से सेकेंड वेव में भी नहीं गए थे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सिर्फ इंडिया के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। आप फ्रांस का केसेस का चार्ट देख लो, सेम चीज देखने को मिलेगी। अर्जेंटीना का चार्ट देख लो, सेम चीज दिखेगी। मेक्सिको की हालत देख लो, सेम दिखेगी। ऑस्ट्रेलिया की हालत देख लो, सेम है। वैसे ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि ये एक ऐसा देश था जिसने अपने आप को पूरी तरीके से लॉकड आउट रखा बाकी दुनिया से पूरे 2 साल तक, जब से कोविड 19 शुरू हुआ था। तो बहुत ही मुश्किल था ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर एंटर करना फॉरेनर्स के लिए। इसलिए पिछले 2 सालों में केसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर रहे। लेकिन अब जैसे ही इन्होंने थोड़ा सा खोलने की कोशिश करी देश को, केसेस इतनी तेजी से ऊपर गए कि ये अनबिलीवेबल है। लेकिन यूएसए की कहानी देख लो, सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। अभी जो वेव यूएसए में आने लग रही है कोविड 19 की, वो इतनी ज्यादा ऊंची उठ रही है बाकी पिछली वेव्स के कंपैरिजन में। ऑलमोस्ट 1 मिलियन केसेस हर दिन यूएसए में टच होने को हो रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी अच्छी खबर यह है कि अब दुनिया भर के साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है ये कोविड 19 का एंड गेम चलने लग रहा है। आइए जानते हैं आज के वीडियो में लेटेस्ट अपडेट्स। मैंने अपने पिछले कोविड वाले वीडियो में बताया था कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को एक माइल्ड वेरिएंट अज्यूम किया जा रहा था, यानी एक कम खतरनाक कोविड का वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में। डेल्टा वेरिएंट वो वेरिएंट जिसकी वजह से एक भयंकर सेकेंड वेव देखने को मिली थी इंडिया में। उस वक्त वो एक अजम्पशन थी साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स की। लेकिन अब 1.5 महीने बाद ऐसी कई स्टडीज आ गई हैं अलग अलग रिसर्च ग्रुप्स के द्वारा, अलग अलग देशों के द्वारा, जो इसी चीज को प्रूव करती हैं। सबसे पहली एक स्टडी आई थी यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग की तरफ से। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड की राजधानी है। इन्होंने नेशनल सर्वेलेंस डेटा का इस्तेमाल किया था ओमिक्रॉन और डेल्टा के इन्फेक्शंस को कंपेयर करने के लिए। इनकी स्टडी का टाइम पीरियड था 23 नवंबर से लेकर 19 दिसंबर तक। ज्यादा केसेस को इन्होंने एनालाइज नहीं किया था, लेकिन जितनों को भी इन्होंने एनालाइज किया, इन्होंने पाया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से 65% कम रिस्क है हॉस्पिटल एडमिशन का डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में। तो 2/3 कम चांसेस हैं आपके हॉस्पिटल जाने के ओमिक्रॉन वेरिएंट से। फिर दूसरी एक ज्यादा बड़े स्केल पर की गई स्टडी आई थी साउथ अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेस की तरफ से। इन्होंने 1,60,000 लोगों को एनालाइज किया था। इनका टाइम पीरियड भी ज्यादा बड़ा था, 1 अक्टूबर से लेकर दिसंबर 6 तक। और इन्होंने पाया कि ओमिक्रॉन से अगर आपको इंफेक्शन होता है तो आपके 70% कम चांसेस हैं सीवियर डिजीज होने के। साथ ही साथ 80% कम चांसेस हैं हॉस्पिटलाइजेशन के इनके हिसाब से। साउथ अफ्रीका में इनका ये सैंपल लिया गया था ऑब्वियसली। और इन्होंने लेकिन ये भी कहा है कि अगर एक बार आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ तो उसके बाद जो सीवियर डिजीज होने का रिस्क होता है वो ज्यादा अलग नहीं है बाकी वेरिएंट्स के कंपैरिजन में। अब थैंकफुली हमारे पास रिसर्च के निकाले गए एस्टिमेट्स के अलावा कुछ प्रैक्टिकल रियल लाइफ डेटा भी है, जिसे हम खुद देखकर कंपेयर कर सकते हैं इस चीज को कि एक्चुअली में क्या हुआ जब साउथ अफ्रीका में 4th वेव आई। तो 4th वेव कह रहा हूं क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से अब वेव आई थी वो एक्चुअली में इनकी 4th वेव थी। यहां इस चार्ट में आप देख सकते हो, बड़े क्लियरली दिखता है 4 वेव्स आई हैं पिछले 2 सालों में साउथ अफ्रीका में। जो 4थी वेव है वो सबसे ऊंची वेव उठ रही है, लेकिन साथ ही साथ वो सबसे नैरो वेव भी है। इसका मतलब है कि वो सबसे कम टाइम के लिए रही है। और आप सही देख रहे हो, आज के दिन साउथ अफ्रीका में केसेस वापस नीचे गिरने शुरू हो चुके हैं। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से जो वेव आई है वो बड़ी तेजी से नीचे भी जा चुकी है, यानी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है वो साउथ अफ्रीका में। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है देखना कि इन चारों वेव्स के दौरान डेथ रेट क्या था साउथ अफ्रीका में। इस चार्ट में अब आप देख सकते हो इस सेम टाइम पीरियड में कितनी डेथ्स हुई थी। 4th वेव में जो डेथ्स हुई थी उसकी पीक सबसे कम दिख रही है, यानी 4th वेव में केसेस सबसे ज्यादा थे लेकिन डेथ्स सबसे कम थी साउथ अफ्रीका में। अब कुछ लोग इस चार्ट को देखकर कहते हैं कि हाँ साउथ अफ्रीका में ऐसा हुआ होगा, लेकिन बाकी देशों में कुछ और भी हो सकता है अलग अलग रीजंस की वजह से। शायद क्लाइमेट का रीजन हो या साउथ अफ्रीकन लोगों में किसी तरीके की इम्यूनिटी हो जो बाकी देशों में ना देखने को मिले, इसलिए बाकी देशों को भी देखना यहां पर काफी यूजफुल है। अब इंटरेस्टिंगली ऑलमोस्ट सेम चीज देखने को मिल रही है यूके और यूएसए में भी। यूके का आप यहां पर ग्राफ देख सकते हैं केसेस का, जो इनकी 4th वेव है बहुत ही ज्यादा ऊंची है। लेकिन अब डेथ्स का ग्राफ देखिए, यहां पर सबसे कम डेथ्स इसी पीरियड के दौरान हुई हैं अगर बाकी पिछली वेव से अगर आप कंपेयर करेंगे तो। और वैसे यूके में भी अब केसेस वापस नीचे जाने लग चुके हैं, यानी यूके भी अपनी पीक रीच कर चुका है ओमिक्रॉन वेव की। यूएसए में भी एक सिमिलर से ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हालांकि डेथ्स इतनी कम नहीं है जितनी यूके और साउथ अफ्रीका में थी, लेकिन डेथ रेट कोई उतना ज्यादा भी नहीं है पिछली वेव्स के कंपैरिजन में। लेकिन ऑब्वियसली केसेस यहां पर आप देखेंगे यूएसए में तो कितने ज्यादा हैं पुरानी वेव्स के कंपैरिजन में।
अब अगर फिर से स्टडीज पर वापस आए तो सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि चूहों पर भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर टेस्ट किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के मॉलिक्यूलर वायरोलॉजी रिसर्च ग्रुप के रिसर्चर्स ने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें इन्होंने कहा कि जब इन्होंने चूहों पर टेस्ट किया, माइस पर टेस्ट किया, तो यह पाया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कम सीवियर डिजीज देता है चूहों में, और जो चूहे एक्चुअली में ओमिक्रॉन से इन्फेक्ट हो भी जाते हैं तो वो कम वेट लूज करते हैं, कम उनके अंदर वायरल लोड होता है और कम सीवियर निमोनिया वो एक्सपीरियंस करते हैं। सिमिलरली एक स्टडी हैमस्टर्स पर भी करी गई थी जिन्होंने सेम चीज पाई, लेकिन इन सारी स्टडीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12 जनवरी को आया अपडेट। साउथ कैलिफोर्निया की स्टडी को साइट करते हुए सीडीसी ने स्टेटमेंट दी कि इन्फेक्टेड पेशेंट्स में डेथ होने के 91% कम चांसेस हैं अगर उन्हें ओमिक्रॉन वेरिएंट होता है डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में। अब यह स्टडी किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं बल्कि लिटरली सीडीसी ने इंडोर्स करी है। सीडीसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सरकारी एजेंसी है यूएसए की, तो बेसिकली यूएसए की सरकारी एजेंसी की तरफ से ये स्टेटमेंट दी जा रही है। इस स्टडी में 50,000 से ज्यादा ओमिक्रॉन केसेस और ऑलमोस्ट 17,000 डेल्टा केसेस को एनालाइज किया गया था 30 नवंबर से लेके 1 जनवरी के बीच में, और इसका कंक्लूजन ना सिर्फ ये निकला कि 91% कम डेथ रेट है ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस में, बल्कि 53% कम रिस्क है हॉस्पिटलाइजेशन का, और साथ ही साथ अगर हॉस्पिटलाइजेशन होती भी है कुछ लोगों की तो 75% कम चांस है इंटेंसिव केयर यूनिट में जाने का, आईसीयू की जरूरत पड़ने का। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है बेसिकली कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का डेथ रेट इतना कम है, हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क इतना कम है। लेकिन एट द सेम टाइम इन्होंने वार्निंग दी है कि यह मत भूलिए कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना और ज्यादा ट्रांसमिसिबल है डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में, यानी कितनी और आसानी से ये फैलता है लोगों के बीच में। इसके कई एस्टिमेट्स दिए गए, 2 गुना से लेकर 3 गुना ज्यादा डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में। लेकिन स्टैटिस्टिकली बात करें तो फ्रेंच साइंटिस्ट ने अभी पिछले ही हफ्ते डेटा दिया था, ओमिक्रॉन वेरिएंट उनके हिसाब से 105% ज्यादा ट्रांसमिसिबल है डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में। यही रीजन है कि जहां जहां ये फैल रहा है, जो ग्राफ बन रहा है यहां पर कोविड-19 के केसेस का, वो और भी ज्यादा स्लांटेड बन रहा है, उसका कर्व और भी तेजी से ऊपर उठने लग रहा है क्योंकि ये इतनी आसानी से फैलता है ओमिक्रॉन वेरिएंट। अब इसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन बताया जाता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कम डेडली और ज्यादा ट्रांसमिसिबल क्यों है। बात क्या है, कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन होता है वो नाक से या मुंह से शुरू होता है, वहां से इन्फेक्शन स्प्रेड करता है आपके थ्रोट में, गले में, और जो माइल्ड इन्फेक्शन होता है वो उससे ज्यादा आगे नहीं जाता। लेकिन जो कोरोना वायरस आपकी लंग्स तक पहुंच गया, फेफड़ों तक पहुंच गया, उससे आपको सीरियस डैमेज हो सकता है। कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट सिर्फ आपके गले में मौजूद सेल्स को इन्फेक्ट करता है और वहीं पर वो वेरिएंट मल्टीप्लाई कर जाता है, लंग्स तक नहीं पहुंचता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो कोई वायरस अगर गले में ही मौजूद होकर मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो ज्यादा ट्रांसमिसिबल बन जाता है, इसलिए ओमिक्रॉन ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। लेकिन अगर कोई वेरिएंट यहां पर कोरोना वायरस का लंग टिश्यू के अंदर चला जाता है तो वहां से वो आपके लिए ज्यादा डेडली हो जाता है, लेकिन ट्रांसमिट करना वहां से इतना आसान नहीं होता, तो लंग्स तक पहुंचने से ट्रांसमिशन कम हो जाता है। यही चीज ऑब्जर्व करी थी अमेरिकन और जापानीज साइंटिस्ट के ग्रुप ने जब उन्होंने हैमस्टर्स और चूहों को इन्फेक्ट किया ओमिक्रॉन वेरिएंट से, और उन्होंने पाया कि ओमिक्रॉन से कम लंग डैमेज होता है चूहों पर और कम चांसेस होते हैं उनके मरने के भी। और सिमिलर चीज कंफर्म करी गई यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के रिसर्चर्स के द्वारा भी, जब उन्होंने 12 अलग अलग लंग सैंपल्स पर ओमिक्रॉन और डेल्टा के स्प्रेड को कंपेयर किया और उन्होंने पाया कि लंग्स में ओमिक्रॉन कम तेजी से ग्रो करता है डेल्टा और बाकी वेरिएंट्स के कंपैरिजन में। तो इस सब का कंक्लूजन क्या निकला? जो चीफ मेडिकल एडवाइजर है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के, उनका कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इज ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल, यानी कितनी कोशिश कर लो इसे रोकने की, ये रुकने वाला नहीं है, ये फैलकर ही रहेगा ओमिक्रॉन वेरिएंट, और एवरीवन विल इवेंचुअली बी इन्फेक्टेड, मतलब हर किसी को ये होकर ही रहेगा क्योंकि ये इतना ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। सेम चीज कही डॉक्टर जयप्रकाश ने, द चेयरमैन ऑफ साइंटिफिक एडवाइजरी कमिटी एट द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और ये कोई बुरी खबर नहीं है क्योंकि इनके हिसाब से मेजॉरिटी लोगों को पता तक नहीं चलेगा कि उन्हें इन्फेक्शन हुआ है। 80% लोगों को माना जा रहा है कि इन्फेक्शन होगा और खबर तक नहीं होगी उन्हें, क्योंकि इतना ज्यादा माइल्ड होगा ये। Majority of us will not know we have been infected. Probably more than 80% will not even know we are Dr. Mulyal, have we given up, our COVID policy? That is it now inevitable that we'll all get it? Is that what you're saying? That is correct. It is not a frightening disease anymore. Omicron is a disease we can deal with. कुछ परसेंटेज लोगों को इन्फेक्शन होगा, उनको सिम्टम्स आएंगे, लेकिन मोस्टली उनके लिए भी ये सिम्टम्स कॉमन कोल्ड जैसे सिम्टम्स होंगे। आमतौर पे जो जुकाम होता है वैसे सिम्टम्स आएंगे, लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोग जरूर होंगे जिनको सिवियर केस होगा, कुछ हॉस्पिटलाइजेशंस भी होंगी, कुछ डेथ्स भी होंगी, क्योंकि 0% तो नहीं है यहाँ पर डेथ रेट, इसलिए
सरकारों को हॉस्पिटल्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर से ये असेस करना पड़ेगा यहां पर हॉस्पिटल्स की कमी ना पड़ जाए, हॉस्पिटल बेड्स की कमी ना पड़ जाए, क्योंकि ट्रांसमिसिबिलिटी इतनी ज्यादा है। तो अगर डेथ रेट कम भी हुआ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक छोटे पीरियड ऑफ टाइम के अंदर यहां पर बुरी हालत हो जाए। हालांकि ऐसा होता हुआ तो अभी तक नहीं दिख रहा है, जो कि अच्छी खबर है। इसी रीजन से एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑलरेडी हर जगह फैल चुका है। ट्रैवल बैन्स लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, एक लॉकडाउन लगाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। नेदरलैंड्स ने कोशिश करी थी टोटल लॉकडाउन लगाने की, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यही रीजन है कि यूएसए और यूके जैसी कंट्रीज ने डिसाइड कर लिया है कि अब हमें आने वाले टाइम में वायरस के साथ रहना पड़ेगा। चीजों को जितना ज्यादा से ज्यादा ओपन रखा जाए उतना रखना चाहिए, ताकि लोगों की जिंदगी पर, लोगों की जॉब्स और बिजनेसेस पर कम से कम इंपैक्ट पड़े। यही रीजन है कि यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएस जैसी कंट्रीज अब एक एक करके अपनी रिस्ट्रिक्शंस कम करे जा रही हैं। इवन दो एट द सेम टाइम अगर आप केसेस का ग्राफ देखोगे तो वो बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट के माइल्ड इंपैक्ट की वजह से हम जो इकोनॉमी को रीओपन करने का प्लान है उसे आगे कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। इंग्लैंड में सोशल डिस्टेंसिंग के स्ट्रिक्ट जो मेजर्स थे अब उन्हें रीइंपोज नहीं किया जाएगा। और दोनों यूएसए और यूके में जो सेल्फ आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट थी उसे 10 दिन से कम करके 7 दिन तक कर दिया गया है। यूएसए में 5 दिन तक कर दिया गया है। इंडिया में भी अब इसे कम करके 7 दिन तक कर दिया गया है। अगर वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन का अभी भी कहा जा रहा है कि वैक्सीन सीवियर डिजीज से प्रोटेक्ट करती हैं, और जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं जिनको ओमिक्रॉन से इन्फेक्शन होता है उनका हॉस्पिटलाइजेशन होने का कहीं ज्यादा चांस बढ़ जाता है। स्पेशली वो लोग जिनको कोविड-19 अभी तक बिल्कुल भी नहीं हुआ है और जो लोग बिल्कुल अनवैक्सीनेटेड हैं उनको स्पेशली काफी हाई रिस्क है ओमिक्रॉन से भी। इस चीज को आप डेटा के आधार पर इस चार्ट में देख सकते हैं, अनवैक्सीनेटेड वर्सेस वैक्सीनेटेड लोगों की क्या हालत रही थी यूएसए में। एक और अच्छी खबर है कि ओमिक्रॉन को एक तरीके से नेचुरल वैक्सीन बताया जा रहा है। साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट ने जो स्टडी करी थी उन्होंने पाया कि जिन लोगों को ओमिक्रॉन से इंफेक्शन हुआ था और जो लोग रिकवर कर गए बाद में वो डेल्टा वेरिएंट से भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। और क्योंकि ओमिक्रॉन ज्यादा माइल्ड है तो बेसिकली हमें एंटीबॉडीज मिल रही हैं अच्छी खासी, जो हमें डेल्टा वेरिएंट से भी प्रोटेक्ट कर रही हैं और खुद से कम इंफेक्शन दे रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के प्रोफेसर इयान जोन्स और नेथन ग्रूबर्ग येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के कुछ डॉक्टर्स और वायरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस चीज को सही बताया है, जो इस थ्योरी में मानते हैं कि ओमिक्रॉन अब एक नेचुरल वैक्सीन बन गया है दुनिया के लिए। आने वाले टाइम के लिए अगले कुछ महीने के बाद प्रिडिक्शन ये करी जा रही है ज्यादातर साइंटिस्ट के द्वारा कि अब कोविड-19 सीजनल फ्लू की तरह बन जाएगा। कभी खत्म नहीं होगा दुनिया से, लेकिन ये इतना माइल्ड बन जाएगा कि जो नॉर्मल फिट हेल्दी लोग हैं उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली जो वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है उन पर तो इंपैक्ट पड़ेगा ही, लेकिन उतना ही इंपैक्ट पड़ेगा जितना सीजनल फ्लू से पड़ता आया है पिछले 10-15 सालों से। लेकिन बाकी दुनिया कुछ साइंटिस्ट की राय में मार्च के महीने के बाद नॉर्मल हो सकती है अगर सारी सरकारों ने रिस्ट्रिक्शंस हटानी शुरू कर दी तो। अब कहने के लिए आप कह सकते हो कि म्यूटेशंस होंगी कोविड-19 की आने वाले टाइम में, तो और भी नए वेरिएंट्स निकल के आ सकते हैं, सही बात है। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि जब तक ओमिक्रॉन जैसा वेरिएंट डोमिनेंट बना रहेगा यहां पर, क्योंकि उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी इतनी ज्यादा है, तो बाकी जो वेरिएंट्स निकल कर आएंगे जो ज्यादा डेडली हो सकते हैं वो शायद ओमिक्रॉन से कभी कंपीट ना कर पाए, क्योंकि ये इतना ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। यही रीजन है कि जैसे ओमिक्रॉन फैलने लगा डेल्टा वेरिएंट का ऑलमोस्ट नामो निशान मिट गया उन देशों से जहां पर ओमिक्रॉन वेव फैली है। तो इसलिए कहा जा रहा है कोविड-19 का शायद से अब ये एंड गेम चल रहा है और ये पैंडेमिक अब जल्द ही एक एंडेमिक बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।